नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त है देश के लोकप्रिय न्यूज शो खबरों की खबर का। अगले 1 घंटे तक हम और आप देश की बड़ी कहानियों पर बात करेंगे। जब खबरें तैयार होती हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसमें हर उस सवाल का जवाब हो जो आपके मन में है। तो आगे बढ़ने से पहले अब जल्दी से आपको आज की खास खबरों के बारे में बता देता हूं। आज आपको 4 केस, 1 सवाल और 75 साल के नाम से एक खास कहानी बताएंगे। जैसा कि नाम से साफ है कि एक कहानी 4 खबर का जंबो पैक है। इसके जरिए हमने एक बुनियादी सवाल उठाया है और कई जवाब टटोलने की कोशिश की है। आप इसे जरूर देखें और अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर भी करें। शेयर करने के लिए एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट, ऐप या यूट्यूब चैनल पर आपको जाना होगा। हमारी दूसरी खबर का नाम है 243 का 50-50 गेम प्लान। अगर आपका इंटरेस्ट देश की राजनीति में है, आप बिहार चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारी ये स्टोरी जरूर देखें और शेयर करें। मेरा दावा है कि आपको ऐसी कहानियां और कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। बस शर्त वही है कि रात 11 बजे तक हमारे साथ बने रहिए। और आज आपको एक शादियों के बारे में नए ट्रेंड से भी वाकिफ कराऊंगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए चिंता की बात है। देश की महिलाओं में शादी ना करने की आदत बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, डेटा क्या कहता है, पूरी खबर तफसील से, शर्त वही, रात 11 बजे तक रहिए मेरे साथ। और आज की हमारी पहली कहानी एक बड़ी समस्या के बारे में है। यह ऐसी प्रॉब्लम है जो समाज, राजनीति, इकोनॉमी, कानून और जीवन हर चीज को प्रभावित करती है। इसके मूल में है व्यक्ति की गरिमा, जिसके लिए जरूरी है सम्मान और जिसका दुश्मन है अपमान। सम्मान और अपमान सहज भी होता है और क्रिमिनल भी। सम्मान और अपमान के आधार पर हमारे समाज में कई तरह के भेद होते हैं। आज यही चीज देश के सामने 4 चेहरों में चुनौती की तरह खड़ी हुई है। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश, हरियाणा में तैनात एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाली 2 लड़कियां। चेहरे अलग हैं, पद अलग हैं, लेकिन समस्या एक है और वो है जाति या नस्लीय असुरक्षा। जाति या नस्ल के आधार पर अपमान या सम्मान, जाति या नस्ल के आधार पर गुनाह या सुरक्षा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता उछालने की कोशिश की गई थी। तारीख थी 6 अक्टूबर। आरोपी था राकेश किशोर नाम का एक वकील। इस घटना के बाद बार काउंसिल ने वकील का लाइसेंस निलंबित कर दिया, जबकि मुख्य न्यायाधीश गवई ने इस घटना को भूला हुआ अध्याय बताया और कहा कि वह इससे विचलित नहीं है। लेकिन कई राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि इस केस में अनुसूचित जाति जनजाति कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरी कहानी हरियाणा की है, जहां एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने खुद को गोली मार ली। मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें आरोप लगाया कि जाति के नाम पर हुई ज्यादती और उत्पीड़न की वजह से वो अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की 2 बेटियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ इसीलिए बुरा बर्ताव किया गया कि उनके चेहरे की बनावट अलग है। एक के साथ बेंगलुरु में प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर ने नस्लीय भेदभाव किया, जबकि दूसरी लड़की के साथ दिल्ली में भेदभाव किया गया, जो 3 महीने पहले ही बेंगलुरु से दिल्ली शिफ्ट हुई है। संविधान से चलने वाले देश के हर नागरिक को समता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले देश में ये हालात बदलते क्यों नहीं हैं? कानून, विशेष सुविधा, आरक्षण, हर चीज के बावजूद देश के लोगों की मानसिकता क्यों नहीं बदल रही है? पूरन कुमार, उम्र 52 साल, 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी, पिछले 24 साल से पुलिस सेवा में थे। समाज में जुर्म मिटाने और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी पत्नी आईएएस, संपन्न और ताकतवर परिवार। लेकिन अचानक पूरन कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को सुसाइड कर लिया। इसके बाद सामने आया 8 पेज का सुसाइड नोट। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित राज्य के 7 बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। इसके अलावा 8 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम भी लिखे गए हैं। पूरन कुमार ने लिखा
कि 2020 में जब वो पुलिस स्टेशन में बने एक मंदिर में गए, उसके बाद से उनके साथ अन्याय शुरू हो गया। उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति दी गई जिसका अस्तित्व ही नहीं था। इसके अलावा पद के मुताबिक घर देने, एरियर्स देने, गाड़ी देने, नियुक्ति करने में भेदभाव किया गया। मेरे साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ, सामाजिक अपमान किया गया, सोच समझकर मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, कई तरह के अन्य अत्याचार भी किए गए। मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए छुट्टी नहीं दी गई, जबकि उसके बाद उनका निधन हो गया। आरोप बहुत गंभीर है और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने भी 7 दिनों में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन आम लोगों में एक सवाल है कि एक आईपीएस अधिकारी 24 साल अलग अलग पदों में रहने के बाद, जिसकी पत्नी भी आईएएस अधिकारी है, उसके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो पिछले 75 सालों में देश में क्या बदलाव हुआ। पूरन कुमार का आरोप है कि मंत्री से लेकर संतरी तक हर जगह उनकी लिखित शिकायत, राइट टू इंफॉर्मेशन की अर्जियां हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। पति की मौत के बाद आईएएस पत्नी को आरोपियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें 6 सदस्य हैं। ये एसआईटी सभी आरोपों की जांच करेगी, सबूत जुटाएगी, एक्सपर्ट्स की सलाह लेगी, कानूनी सलाह भी लेगी और तय समय के भीतर रिपोर्ट तैयार करके देगी। दुख की घड़ी में पीड़ा बांटने के लिए मैं आया था और इस परिवार को पूरा न्याय मिलेगा ये भी बताने आया हूं मैं। ये सिर्फ सीजीआई पर जूता फेंका था ना जैसे, वैसे ही ये बिल्कुल वेल प्लान मर्डर है प्रशासन के द्वारा, और इनको इतने सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था। और अब रोहतक के एसपी के द्वारा झूठे एफिडेविट लिए जा रहे हैं कि इनकी छवि खराब की जाए। तो पूरे देश सुन ले कान खोल के, ये हमारे लोगों पे जो अम्बेडकरवादी और संविधान के ऊपर जो हमला है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ना मरने से डरने वाले, ना मारने से डरने वाले। इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ईंट शहीद बचा देंगे, ये हम वादा करते हैं। पूरन कुमार जब तक जीवित थे लगातार कहते रहे कि जाति के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हैं, सारे कानून संविधान मूक साक्षी बने रहे। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन कार्यवाही का मरसिया पड़ रहे हैं। जीते जी इंसाफ नहीं दिला पाए, लेकिन मरने के बाद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर संदेश दिया। वो कह रहे हैं हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े, तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। राहुल गांधी जिस कांग्रेस के नेता हैं, वो आजादी के बाद से देश की सत्ता में सबसे लंबे समय तक रही। अनुसूचित जाति के कल्याण के दावे हुए, लेकिन हकीकत में बदलाव नहीं हुआ। जाति के कारण इतने पावरफुल लोग सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी राजनीति, राष्ट्रनीति और सामाजिक कल्याण की नीति का क्या फायदा। कितनी विचित्र स्थिति है, यूं कहें कि त्रासदी है। 7 दशक से दुनिया भर के कानून, राजनीति और चुनावी वायदे अनुसूचित जाति के लिए समाज में सम्मान की स्थिति नहीं बना सके, तो फिर इतने सालों से हो क्या रहा है? कानून और संविधान कर क्या रहे हैं? कुछ दिन पहले देश के सर्वोच्च न्यायाधीश पर जूता उछालने की कोशिश की गई। अब समाज पद की गरिमा के सम्मान की जगह जाति और धर्म के खेमे में बढ़ गया है।
नेता देश के मुख्य न्यायाधीश को इंसाफ दिलाने के लिए एससी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को इंसाफ दिलाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले एक्टिव हैं। वो खुद कई दशक से अनुसूचित जाति के विकास की राजनीति कर रहे हैं, फिर भी इन्हें लगता है कि चीफ जस्टिस को न्याय दिलाने के लिए एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जिस वकील ने मतलब इस तरह जूता फेंका है, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का गुना लगाना चाहिए और उनके ऊपर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अपने देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अपनी अपनी भूमिका रखने का सबको अधिकार है, बात सही है, लेकिन जो मतलब हमलावर है, ये जो बयान दे रहे थे झूठ बयान है और गवई जी सर्वधर्म समभाव की सेवा करने वाले चीफ जस्टिस है। उनको मालूम है कि संविधान में हर धर्म के लोगों को समान न्याय दिया है, तो इसीलिए उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाना चाहिए, उनको फौरन अरेस्ट करना चाहिए। यहां सवाल रामदास अठावले से भी होना चाहिए कि उनकी इतने साल की राजनीति से आखिर अनुसूचित जाति को क्या फायदा हुआ, अगर वो सोचते हैं कि देश के सीजीआई को भी इंसाफ के लिए अनुसूचित जाति के लिए बने कानून की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने तो गजब ही कर दिया। सोशल मीडिया पर संदेश जारी किया, लिखते हैं जूता प्रकरण का विरोध है, लेकिन चीफ जस्टिस इसके लिए खुद जिम्मेदार है। जबकि एक धार्मिक याचिका सुनते हुए उन्होंने अनावश्यक टिप्पणी की। जूता फेंकने के आरोपी ने कहा कि सीजीआई ने सनातन का अपमान किया है, इसलिए भगवान के आदेश पर उसने जूता फेंकने की कोशिश की। अजीब बात है, जो आदमी कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, उसको भगवान कहते हैं कि सीजीआई पर जूता फेंक दो। कोई पूछे कि क्या सीजीआई सनातन का हिस्सा नहीं है, और वो खुद क्या किसी अदालत का जज है कि उस राकेश किशोर के व्यक्ति ने सीजीआई के एक बयान पर अपनी ही अदालत लगा दी। विचित्र स्थिति है। जो लोग जाति छोड़ो समाज जोड़ो की राजनीति करते हैं, उन्हें ऐसे लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे स्वयंभू न्यायाधीशों से मानवता को बहुत जख्म मिले हैं। खुद को सर्वोत्तम मानने की यह सोच ही नस्ली भेदभाव को जन्म देती है। अपने ही भारत के लोगों को ना पहचानने वाले या पराया समझने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। नॉर्थ ईस्ट की 2 बेटियां बहुत दुखी हैं, उन्हें सुनना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर देश की 2 बेटियों के चेहरे हैं। एक का नाम है इनबी और दूसरी का ऋतु मरक। उत्तर पूर्व के राज्य मेघालय की रहने वाली अपने ही देश की ऋतु मरक कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु से दिल्ली आई। वो यहाँ कमला नगर में रह रही थी, लेकिन दिल्ली के लोगों ने इनके चेहरे और कदकाठी को गलत समझा, इनका अपमान किया, नस्ल भेदी टिप्पणियां की। So I went to Kamla Nagar for some work. There were a bunch of grown-up men, like around 3-4. They were sitting on their scooty, and I was like passing by, and then one man said, "Sheng Shong." So as soon as I heard, I turned back, and then I looked at him, and then like all of them started to laugh. You know, my brain was not able to process what's happening. I just booked a cab because I have to take a cab from Kamla Nagar to metro station. People were coming inside the metro, and then one guy passed right in front of me and he said Ching Chong China. Again, this is the second time it's happening to me in one day, and I just stared at him and I didn't say a word. But today in my own country, fellow Indians, they made me feel like I don't belong here. My only mistake is that I am born in India and I look like this and I don't look like the rest of the Indians. I am from Northeast India and I am from Meghalaya, and please stop this discrimination. इसकी जानकारी मिली तो केंद्र सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने फौरन जवाब दिया। सांत्वना के साथ ऐसे नस्लवादी लंपटों से बचने का तरीका भी बताया। दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की मदद के लिए एक खास सेल भी है। फिर भी उत्तर पूर्व के लोगों के साथ अपने ही देश में परायों जैसा भेदभाव होता है, उनका अपमान किया जाता है। नस्ल भेद का ऐसा ही व्यवहार बेंगलुरु में भी हुआ। यहाँ पर इन भी शिकार हुई।
ये वही बेंगलुरु है जहां दिल्ली वाली रितु खुद को सुरक्षित महसूस करती है। इनबी ने आरोप लगाया है ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के ड्राइवर पर। Imagine traveling to a new city, far from home, no family or friends around. Instead of welcoming, you are targeted, harassed, abused and threatened, and demand to pay for something you don't even use. Unfortunately, this is the reality of non-local women in Bangalore. Bosley marked himself as arrived without showing up. He didn't even turn up. After which I waited for 5 to 7 minutes. I was delayed and I cancelled the ride and booked different ride. And I was already on my way to office. And he deliberately appeared on the road with malicious intent. He spoke his local language, which I don't even understand. ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस ने अपने पायलट की तरफ से माफी मांगी। इनबी ने भी शुक्रिया कहा। अब एनबी को कार्रवाई का इंतजार है। उत्तर पूर्व की इन दोनों लड़कियों की बातों को सुनकर बहुत डरावना सा लगता है। कद काठी, चेहरे और जाति को निशाना बनाना, इसके आधार पर किसी को जज करना, शहर शहर नहीं रह जाते, जंगल हो जाते हैं। हमारे सारे विकास और सभ्यता पर ही सवाल खड़े होते हैं। अगर कानून और संविधान के दायरे में रहने वाले लोग अपने भीतर ऐसे मानवीय बदलाव भी नहीं ला सकते, तो फिर इनके होने या ना होने का क्या मतलब रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देश की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी, जिसे हमने नाम दिया है 243 यानी 243 का 50-50 गेम प्लान। बात बिहार चुनाव की है। 50-50 का मतलब है एनडीए और महागठबंधन, और 243 तो समझ ही गए होंगे, बिहार विधानसभा में कुल विधायक संख्या जिसके लिए अब चुनाव होने जा रहा है। मेरे दोनों तरफ आप कुछ अक्षर लिखे हुए देख रहे हैं। ये कोड वर्ड है उन कहानियों के जो बिहार का चुनावी भविष्य तैयार कर रही है। बारी बारी से कोड क्रैक करेंगे और आपको बिहार का चुनावी भविष्य बताएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच 4 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। लालू परिवार 600 करोड़ के लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोपों में घिरा है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत परिवार के 6 सदस्य कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में तेजस्वी वोट फॉर जॉब वाला दांव चल रहे हैं और एनडीए के नेता अब इस पर चुटकी ले रहे हैं। बिहार की राजनीति में आज लल बबुआ शब्द भी चर्चा में आ रहा है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की। उन्होंने राहुल गांधी को लल बबुआ कह दिया। इसी बात पर लल बबुआ बनाम मन जितुआ की बहस भी शुरू हुई है। लोग किस नेता को लल बबुआ कह रहे हैं और किस नेता को मन जिताऊ, आज आपको ये भी हम बताने वाले हैं। हम मुस्लिम वोटों की खींचतान ने सीमांचल को एक बार फिर से आज सुर्खियों में पहुंचा दिया है। वहां ओवैसी और पीके यानी प्रशांत किशोर के बीच जोरदार रस्साकशी है, लेकिन इस बीच संघ ने भी काफी एग्रेसिव प्लान आज लॉन्च कर दिया। आज आपको सीमांचल की सियासत का संपूर्ण सत्य दिखाएंगे। बिहार में सीटों की खींचतान पर एनडीए से लेकर महागठबंधन तक से आवाजें उठी हैं। नेताओं की नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन एनडीए ने आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खोज लिया। महागठबंधन अभी इसमें पिछड़ता दिखाई दे रहा है। एनडीए का सीट शेयरिंग प्लान फिक्स हो गया। महागठबंधन का फॉर्मूला कहां फंस गया? तेजस्वी ने अशोक महतो को दरवाजे से लौटा दिया। आरजेडी का इमेज क्लीन मिशन शुरू हो गया। प्रशांत किशोर ने चुनावी पत्ता खोल दिया। सीमांचल में ओवैसी को उलझा दिया। बिहार की राजनीति में गिरिराज लल बबुआ लाए। निशाने पर कौन कौन से नेता आए?
बिहार की राजनीति को आज नया शब्द मिला, लल बबुआ। लल बबुआ शब्द नेपो किड का हिंदी रूपांतरण है और सियासत के शब्दकोश में इसे शामिल कराया बेगूसराय से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लल बबुआ बताकर। एक देखिए, उन्होंने जैन जी कहा था और उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय, बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। गिरिराज ने राहुल गांधी के लिए लल बबुआ शब्द का इस्तेमाल किस अर्थ में किया, ये समझना मुश्किल नहीं। वो इसके जरिए वंशवाद की सियासत पर निशाना साधना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के नेता इसी तरह के आरोप चिराग पासवान पर भी लगाते रहे हैं और चिराग ने 3 दिन तक एनडीए को भी चैन नहीं लेने दिया। हालांकि रूठने मनाने के खेल के बाद चिराग ने सीट बंटवारे पर रजामंदी वाला मैसेज जरूर दे दिया। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। और चिराग पहले 40 सीट मांग रहे थे, बाद में 35 सीट पर आए। इसके बाद दिल्ली में चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच आधे घंटे की बैठक हुई। दोनों नेता जब बाहर निकले तो होठों पर मुस्कान थी। तो जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। धन्यवाद। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। नित्यानंद राय और चिराग की बातों से क्लियर हो गया कि सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेच निकल चुका है। चिराग को मनाने से पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत कर चुके थे। रह गए जीतन राम मांझी, तो वो गठबंधन धर्म निभाने का वचन पहले ही दे चुके हैं। सब लोग के दिमाग में ऐसी बात है कि एनडीए को पुनः वहां आना है और एनडीए का कोई भी भाग ऐसा है जो कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जिसमें एनडीए भी कुछ करे। सूत्रों का दावा है कि एनडीए में तय किए गए फाइनल फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू 102 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी को उससे 1 सीट कम यानी 101 सीट मिलेगी। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 27 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर 8 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे के लिए बैठकें महागठबंधन में भी हो रही हैं, लेकिन फॉर्मूला अभी दूर दिखाई दे रहा है। इस बीच राबड़ी के दरवाजे से आई एक तस्वीर बिहार की पॉलिटिक्स का टॉकिंग पॉइंट बन गई। खुद को कुर्मी समाज का नेता बताने वाले आरजेडी के बाहुबली अशोक महतो पटना में राबड़ी देवी के घर पहुंचे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू ने अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी को मुंगेर से टिकट दिया था। वो ललन सिंह से चुनाव हार गई थी। अशोक महतो इस बार अपनी पत्नी को वारिसलीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह उन्हें लौटाया गया उसे आरजेडी की इमेज क्लीनिंग कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राबड़ी के घर के बाहर से आई ये तस्वीरें भी चर्चा में रही। बरहरा क्षेत्र के पूर्व विधायक सरोज यादव को टिकट देने की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालू की गाड़ी घेर ली। लालू तो वहां से निकल गए, लेकिन सरोज यादव के समर्थक डटे रहे।
राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता एक विश्वास के नज़रों से देख रही है, तो फिर सरोज यादव के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? सरोज यादव का 6 माह से ना फोन ना मैसेज का रिप्लाई दिया जा रहा है। इस गहमागहमी के बीच पटना के 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी की राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि उम्मीदवारों के चुनाव से जुड़े सारे फैसले खुद लालू लेंगे। सीटों का ऐलान बहुत जल्द होगा और मुझे लगता है कि एक सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पैनी नजर है। युवा नेतृत्व तेजस्वी जी बिहार के जो एक साख के मिसाल बने हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, यह उनकी क्रियाकलापों में है। इसलिए उनके पर्णों को ध्यान में रख करके बिहार वासियों ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो पूरे तौर पर बिहार के हित में आएंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर आएंगे। माना जा रहा है कि इस बात का ऐलान इसलिए किया गया कि टिकट को लेकर विरोध के सुर न उठें। वैसे हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर चुके तेजस्वी इस बार कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज जो है हमने ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है और हम लोगों की सोच है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय देना। और जो हमने आज जो घोषणा की है, जिस भी परिवार के पास बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवारों को जो है सरकारी नौकरी जो है हमारी सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जहां सरकारी नौकरी ना हो। यानी आज की जो मौजूदा सरकार है, यहाँ केवल 2-3 भूंजा पार्टी वाले लोग जो है, कुछ रिटायर्ड अधिकारी, भ्रष्ट लोग ही जो है सरकार चला रहे हैं। जब हर परिवार के लोग सरकारी नौकरी में होंगे बिहार के, तो तेजस्वी के साथ साथ सभी लोग जो है बिहार सरकार को चलाने का काम करेंगे। तेजस्वी के वोट फॉर जॉब वाले इस बयान के बाद से ही बिहार की सियासत में लालू परिवार पर लगे लैंड फॉर जॉब वाले आरोपों की चर्चा तैरने लगी। मुझे ये सुन करके हंसी आ रही। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, अब ये क्या करेंगे? एगो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ। जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहाँ दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए? झूठ के सिवा कुछ नहीं, ये डपोर संघ। झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। 90 से 2005 का वो काला दौर आज भी बिहार की जनता नहीं भूल पाई है। दूसरी बार जब केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर देश की सेवा का अवसर मिला लालू जी को, तो फिर अपनी तिजोरी भरने के लिए जमीन के बदले नौकरियों का जो कुख्यात लैंड फॉर जॉब का मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है, जिसमें तेजस्वी जी भी चार्जशीटेड है। अब ऐसे लोग क्या नौकरी देंगे? एनडीए के नेता जिस लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात कर रहे हैं वो 2004 से 2009 के बीच का है। तब लालू रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि लालू ने लोगों से कम कीमत पर जमीन ली, बदले में उन्हें रेलवे में नौकरी दी। जमीन राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के नाम ट्रांसफर की गई। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही है। इन्हीं आरोपों का हवाला देकर एनडीए के नेता तेजस्वी के वोट फॉर जॉब को कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले से जोड़ रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा चुनाव में कितना असर दिखाएगा अभी कहना मुश्किल है। बिहार में जब से विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है,
तभी से पर्दानशी यानी बुर्का पहनने वाली या पर्दा करने वाली महिलाओं का मुद्दा उठ रहा है। मांग की जा रही थी कि पर्दे में पोलिंग बूथ पर आने वाले वोटर्स की जांच होनी चाहिए। इस पर विवाद भी हुआ। आरोप लगाया गया कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस विवाद को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। सारी बातें इस रिपोर्ट में देखते हैं। अब वोट डालने के लिए पर्दे में पोलिंग बूथ तक आने वाली किसी महिला को पहचान के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। चुनाव आयोग ने इसका मुकम्मल इंतजाम कर दिया है। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले ये बात कही थी, उसके बाद इसका आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक पोलिंग बूथ पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की तैनाती की जाएगी। जिन बूथ पर आंगनवाड़ी सेविकाएं नहीं होंगी वहां दूसरी फीमेल स्टाफ होंगी। ये महिला कर्मी पहचान पत्र से पर्दानशीन महिला के चेहरे का मिलान करेंगी। इस दौरान महिलाओं के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पड़ताल के दौरान उनकी निजता का भी ध्यान रखा जाएगा। इस कदम से फर्जी मतदान पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बुर्का पहन करके आए या पर्दा करके आए, लेकिन वो मतदाता है। और आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं होती हैं वो तो चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। जो चुनाव कर्मी होते हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना से लेकर सब, और बाजाप्ता वहाँ पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होता है, बूथ लेवल एजेंट होता है, तो उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। चुनाव आयोग ने इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से भले ही की है, लेकिन आगे यही व्यवस्था दूसरे चुनावों में भी लागू की जाएगी। और अब आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो भारत के समाज में मौजूद विचित्र विरोधाभास को दिखाती है। एक तरफ शादीशुदा महिलाओं की संख्या घट रही है, दूसरी ओर देश में अभी भी बाल विवाह होते जा रहे हैं। भारत में बाल विवाह गैर कानूनी है। 18 साल से पहले लड़की, 21 साल से पहले लड़के की शादी की इजाजत कानून नहीं देता है। इससे पहले जो होता है उसे बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बाल विवाह में पश्चिम बंगाल अभी भी देश में नंबर 1 है। विवाहित लड़कियों में से 6% की शादी 18 साल की होने से पहले ही हो जाती है। केरल में बाल विवाह ना के बराबर है। कुल विवाहित लड़कियों में से 0.1% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले होती है। यहां आपको एक और रोचक बात बताना चाहता हूं जो शायद आपके लिए नई भी हो और आप सुनकर भरोसा भी ना करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में प्रति पुरुष महिला की संख्या कम होती थी जब महिलाएं कम और पुरुष ज्यादा थे। तो भारत की कुछ ट्राइब्स में एक महिला के कई पतियों की भी परंपरा थी। बड़ी तादाद में पुरुष बिना शादी के मिलते हैं। कई इलाकों में शादी के लिए पत्नी खरीदने के मामले भी सामने आते हैं। लेकिन अब जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 15+ की उम्र में 28.5% महिलाओं ने शादी नहीं की है, जबकि 2013 में यह संख्या 20.8% की हुआ करती थी। मतलब शादी से दूर रहने वाली महिलाओं की संख्या बड़ी है। अब आपको अविवाहित महिलाओं की लिस्ट में टॉप 5 स्टेट बताता हूं। जम्मू कश्मीर में 43.9%, दिल्ली में 35.7%, बिहार में 34.2%, उत्तर प्रदेश में 33.3%, असम में 31.5% महिलाएं अविवाहित हैं। केरल और तमिलनाडु में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम है। केरल में 20.4%, तमिलनाडु में 21.4%
अविवाहित महिलाएं हैं। हिमाचल में 23% और कर्नाटक में 25% और पश्चिम बंगाल में 26.6% महिलाएं अविवाहित हैं। पश्चिम बंगाल भी अजीब है, करीब 27% महिलाएं अविवाहित हैं और 6% महिलाओं का विवाह 18 साल से पहले हो जाता है। एक अपडेट और दिए देता हूं कि अब 1000 पुरुष में 1020 महिला हो गई हैं, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में ज्यादा है। और आज करवा चौथ का दिन था, महिलाओं ने व्रत रखा था, शादीशुदा महिलाओं ने, बहुत सी लड़कियों ने भी। लेकिन मुझे लगा कि यह आंकड़ा आज के लिए बहुत ही मुफीद होगा कि आखिरकार शादी करने वाली महिलाओं की संख्या और उनके आंकड़े देश में क्या कहते हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और है खबरें, बने रहिए खबरों की खबर के साथ, तुरंत लौट के आते हैं। बड़ी खबर आ रही है, मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर डीके राव को गिरफ्तार किया है। कल अदालत में उसे पेश किया जाएगा। राव पर फिरौती और धमकी से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में राव के कुछ सहयोगियों के नाम भी सामने आए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और जब उसने अपने 1,25,00,000 रुपए वापस मांगे। डीके राव मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पुराना नाम है, जो कभी दाऊद इब्राहिम के विरोधी गैंगस्टर छोटा राजन का करीबी था।